So we'll go ahead with next topic. Lekin before we go ahead with next topic, we will very quickly see which are the different mathematical expressions representing simple harmonic progressive wave. तो अगर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विथ न्यू चैप्टर. याद है कि चैप्टर नया स्टार्ट किया था. कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो कल का जो पहला लेक्चर था वो पूरा का पूरा बेसिक्स पे ही फोकस था. मतलब हमने कल पूरा बेसिक्स रिवाइज किया. मैकेनिकल वेव क्या होता है? अ वेव विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव. फिर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन देखे थे वेव्स के. एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है. उसके बाद हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या होता है. प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव विच कंटिन्यूसली ट्रेवल्स इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन. ऐसा वेव जो कंटिन्यूसली एक मीडियम में चलते ही जा रहा है उसको बोलते हो प्रोग्रेसिव वेव. और हमने कल ये भी देखा था कि जब एक प्रोग्रेसिव वेव एक मीडियम में से पास होता है तो पार्टिकल्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसलिए वेव को बोलते हो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. फिर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था. तो इफ यू रिमेंबर द इक्वेशन वाज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस डेल्टा. मैं अभी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ रिवाइज करके देना था क्योंकि आज हमको प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव देखना है. तो ये पता होना चाहिए आपको. तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस डेल्टा. डेल्टा है फेज डिफरेंस जो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस. पार्ट डिफरेंस था x. जिनको नहीं याद आ रहा है कल का लेक्चर वापस रिवाइज कर लो. तो a साइन ओमेगा होता है 2 पाई n. तो 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. फिर 2 पाई कॉमन निकाल लिया तो y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई कॉमन आ गया एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा. ये हो गया और एक फॉर्म सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का. फिर तुम n को 1/t भी लिख सकते हो, 1 टाइम पीरियड. तो a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T, where कैपिटल T इज टाइम पीरियड माइनस x बाय लैम्डा. ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इम्पॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में या स्टेट बोर्ड्स में. गुड. तो ये एक फॉर्म है और इसको भी तुम अलग से लिख सकते हो. ए साइन, एक काम करो इसमें से तुम n को कॉमन निकाल लो. n कॉमन आ गया तो 2 पाई n कॉमन आ गया तो t माइनस एक्स बाय लैम्डा. सेकेंड टर्म में n न्यूमरेटर में नहीं था लेकिन तुमने कॉमन निकाला तो तुमको डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो n लैम्डा. तो y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n t माइनस एक्स बाय लैम्डा एक्स बाय एन लैम्डा. एन लैम्डा क्या होता है? v. फिर इफ यू वांट तुम v को भी कॉमन निकाल लो तो y इक्वल्स टू a साइन और 2 पाई n को लिख दिया ओमेगा, v निकाल लिया कॉमन. यहाँ पे तुमने डिनोमिनेटर से v कॉमन निकाला था क्या? नहीं. तो न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लो. ये सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के अलग अलग फॉर्म्स है. अब इसके आगे अब हमको अच्छे से पता है कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होता क्या है. अगर नहीं पता है तो मैंने अभी बता दिया ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. और अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव समझने के लिए अगेन आई विल ड्रॉ वेव हियर. तो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है. स्ट्रेच स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग में टेंशन होता है, टेंशन. और रिमेंबर टेंशन इज अ फोर्स. अब स्ट्रेच स्ट्रिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है मतलब स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है तो जिस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होता है उस स्ट्रिंग में से वेव पास ही नहीं होता है. अब बोलोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने 11 में साउंड नाम का चैप्टर सीखा था. उसमें तुमने ऐसा बोला था कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव. अब वेव होते हैं दो टाइप के, एक है ट्रांसवर्स, एक है लॉन्गिट्यूडनल. हमने वहां पे क्लियर कट लिखा था प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग. जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होने वाला है, पास होने वाला है, उस मीडियम के कुछ प्रॉपर्टीज है होने चाहिए. जैसे द मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर. याद है इलास्टिक इन नेचर? तो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था अंडर रूट ऑफ ई, अगर याद होगा तो, अपॉन डेंसिटी, वेयर ई इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और फिर आपने ऐसा लिखा था कि ट्रांसवर्स वेव के केस में v बन जाता है अंडर रूट ऑफ t बाय
small m, where T is called as tension and m is linear mass density. ये ट्रांसवर्स वेव के लिए था. मैं बताता हूँ पूरा का पूरा. भूल गए होंगे ना आप, 11 में पढ़ा था, भूल गए होंगे तो अभी याद कर लो. और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए जो फॉर्मूला बनता है ना, लॉन्गिट्यूडनल के लिए दो फॉर्मूला थे. एक था न्यूटन्स का फॉर्मूला गलत था. क्यों गलत था बताऊंगा बाद में मैं. ये था, इफ यू रिमेंबर, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो. और एक था लैपलास करेक्शन. न्यूटन के फॉर्मूला को लैपलास ने करेक्ट किया था, वो था अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो. दिस इज स्पीड ऑफ साउंड in air. This is speed of transverse wave. Sound is longitudinal wave. This is speed of transverse wave in on a stretch string. अब whole point is this. ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, रीजन है उसका और आगे काम में भी आएगा. ये है कि जिस मीडियम में इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं हो, उस मीडियम में से वेव पास ही नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक मीडियम में से अगर वेव पास हो रहा है तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? SHM. क्या कर रहे हैं? SHM. और सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सा फोर्स होना चाहिए? रिस्टोरिंग. तो रिस्टोरिंग फोर्स का सोर्स भी होना चाहिए. हर एक फोर्स का सोर्स होता है. कोई भी फोर्स अपने आप नहीं आ जाता. तुम अगर एक रस्सी को टेंशन नहीं दोगे, मतलब एक स्ट्रिंग के नीचे लोड नहीं लगाओगे, तो जब तुम लोड लगाते हो तो वो स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है, मतलब उसमें टेंशन आता है. ये टेंशन रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है. तो रिमेंबर, अगर स्ट्रिंग में टेंशन ही नहीं है, मतलब स्ट्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है. और अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो उस मीडियम को इलास्टिक नहीं बोल सकते. और अगर मीडियम इलास्टिक नहीं है तो जो मीडियम इलास्टिक नहीं है उसमें से वेव पास ही नहीं होता. तो रिमेंबर, स्ट्रिंग शुड बी स्ट्रेच्ड. अब ये उसका था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड, ये था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द नेगेटिव साइड. और जब इसमें से वेव पास हुआ तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे. अबाउट विच पोजीशन? अबाउट मीन पोजीशन. तो अभी ये जो तुमको बहुत सिंपल सा वेव दिख रहा है ना, इसके प्रॉपर्टीज हम देखेंगे एक एक करके. एंड देयर आर अराउंड 10 to 12 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. तो एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. Properties of progressive wave. पहला प्रॉपर्टी, जिस मीडियम में से प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट होता है उस मीडियम के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन. सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द medium perform simple harmonic motion about mean position. Then उसके बाद ये जो सारे पार्टिकल्स हैं जो SHM परफॉर्म कर रहे हैं, इन सबका एम्पलीट्यूड, इन सबका टाइम पीरियड और इन सबका फ्रीक्वेंसी सेम है. फेज सेम नहीं है. So all these particles vibrate with same amplitude, frequency and time period. frequency same होगा तो time period तो same होना ही है, क्योंकि frequency and time period are reciprocal of each other, right? तो कोई भी पार्टिकल हो पूरे स्ट्रिंग पे, सबका एम्पलीट्यूड सेम, सबका फ्रीक्वेंसी सेम, सबका टाइम पीरियड सेम. क्या सेम नहीं है? फेज. और अगर याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था, अगर इस पार्टिकल का फेज π/2 है तो इसका 5π/2 है, तो इसका 9π/2 है, तो इसका 13π/2 है. क्योंकि क्रेस्ट वाले जो सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अगर ये जो क्रेस्ट पे पार्टिकल है, अगर इसका पहला ही ऑसिलेशन है, इफ द पार्टिकल इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, तो उसका फेज होता है π/2 इफ इट इज एट द पॉजिटिव साइड, राइट. और अगर इसका दूसरा ऑसिलेशन है तो वो होता है 5π/2, इसका तीसरा है तो वो होता है 9π/2 और ये होता है 13π/2. सिमिलरली ये पार्टिकल अगर वाइब्रेट नहीं हुआ है तो इसका 0 है.
इस पार्टिकल का पाई है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाके वापस मीन तक तो आ गया है, इसका पाई है, इसका 3π/2 है, इसका 2π है, राइट, इसका 3π है, इसका 7π/2 है, इसका 4π है, और 4π मतलब 2 राउंड खत्म हो गए, 3π मतलब 1.5, एक राउंड पूरा हो गया और दूसरा आधा ही हुआ है, और इसका होता है 5π मतलब 2.5, 2 ऑक्सीजन पूरे और एक आधा, ये होता है 11π/2, 11π/2, और ये होता है 6π, और फिर सो ऑन सो फोर्थ। अभी ये सब याद रखना। तो देखो, इफ यू सी, इवन दो एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन फेज सेम नहीं है। फेज ऑफ द पार्टिकल इज नॉट सेम, मतलब फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। देन क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कहाँ होता था, एक्सट्रीम पे। इसका मतलब है जो सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं ना, इसमें से कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे नहीं है। नो पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट परमानेंटली, बट दे कम टू रेस्ट मोमेंटरीली, छोटे टाइम के लिए। कब रेस्ट पे आएंगे, व्हेन दे आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि एसएचएम में वेलोसिटी 0 होता ही एक्सट्रीम पे है। जिस मीडियम में से वेव पास हो रहा है उस मीडियम के पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो रेस्ट पे कब आएंगे, व्हेन दे आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन। सो नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम remains at rest permanently, but comes to rest temporarily, मतलब momentarily at their extreme positions, करेक्ट। और क्योंकि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं तो एसएचएम में वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, मीन पे। तो इसका मतलब ये सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब वो अपने मीन पोजीशन पे होंगे। तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, the velocity of the particles is maximum when they are at their mean positions, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशंस। गुड। देन ऐसे कुछ 10-12 प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा एक हाथ तुम भी बता दो, बताओ क्या आएगा। अरे तो मैंने बोला ना, देखो एक दिखने के लिए तो बहुत सिंपल सा वेव दिखता है, लेकिन लुक हाउ मेनी प्रॉपर्टीज। अभी तो 5 ही हुए और 5-7 आएंगे। थिंक टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। चलो तुमने एनर्जी बोला तो एनर्जी क्या बता देता हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेव का प्राइमरी पर्पस है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना। तो बेसिकली वेव इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर एनर्जी। जैसे तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तुम बस में बैठ जाते हो तो बस इज ट्रांसपोर्ट फॉर यू, वैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर एनर्जी इज वेव। सो वेव क्या करेगा, वेव कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट इट डज नॉट कैरी मैटर, so it cannot transfer matter. So wave transfers energy from one point to another, but it cannot transfer matter, okay.
गुड। देन ये जो हम लोग मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, बाय द वे मैकेनिकल वेव्स दो टाइप के होते हैं, कौन से दो? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। सो मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब प्रोग्रेसिव वेव, मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव है ये। तो मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन से टू टाइप्स? और अभी तो बोला मैंने ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस है? ट्रांसवर्स वेव में वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो याद रखना, इन ट्रांसवर्स वेव्स अगर वेव जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और कल ही बताया था इफ द वेव इज गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस। इसके लिए तो यहाँ पे y इक्वल टू आया ना, y इक्वल टू क्यों आया? बिकॉज पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग y एक्सिस। और ये x क्यों आया? बिकॉज द वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स x एक्सिस। और अगर मेरे पास वेव होगा जो नेगेटिव x की तरफ जाएगा तो बीच में क्या लिखूंगा मैं? प्लस। तो याद रखना ये इन ट्रांसवर्स वेव्स the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation. What about longitudinal wave? Longitudinal wave में particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation. मतलब अगर वेव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है तो पार्टिकल्स भी कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है? x में। तो इन लॉन्गिट्यूडनल waves the particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation. Correct? Right? Then और कितना इजी था, एक स्ट्रिंग लिया, बांध दिया और उसको हमने वाइब्रेट किया। लेकिन तुम साइंटिफिकली सोचोगे तो बहुत कुछ डेटा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट ओनली थ्रू सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स। मैंने इसलिए कल एग्जांपल दिया था वाटर वेव का। मैंने बोला था कि पानी की सरफेस पे तुम स्टोन को छोड़ दो तो सरफेस पे क्या बनता है? वेव। मैंने ऐसा नहीं बोला अंदर, मैंने बोला सरफेस पे क्या बनता है? वेव। मतलब ट्रांसवर्स वेव सॉलिड से तो पास होते हैं लेकिन लिक्विड के सिर्फ सरफेस पे ही पास होते हैं। दे कैन नॉट ट्रेवल इनसाइड द लिक्विड, दे कैन ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। सो ट्रांसवर्स waves can propagate through solids and on the surface of liquids. But longitudinal waves can pass through all the mediums, मतलब through solid, liquids and gases. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास हो सकता है। हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपके लाइफ के साथ, सीधा कनेक्शन है साइंस का। इसलिए साइंस, पहली बात, साइंस कर रहे हो, साइंस में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे, साइंस लिया ना तुमने तो अभी उसको इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ता है। कैसे जनरेट होता है? बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नेचर में जो भी देखते हो तुम, सराउंडिंग में बहुत कुछ है सीखने के लिए। समवन इज वेयरिंग पर्पल, समवन इज वेयरिंग पिंक, समवन इज वेयरिंग ब्लू। व्हाट डज दैट मीन? ये तो व्हाइट लाइट था ना, ये लाइट क्या है? व्हाइट लाइट है। कितने कलर होते हैं? 7। तो फिर मुझे एक कलर ब्लू दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है, ऐसा क्यों? बाकी कहाँ गए? एक येलो दिख रहा है।
तो ऐसा होता है, एक लाइट आया, उसमें से सिर्फ एक कलर रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी सब एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए मेरे को वैसा दिखता है। तो सिमिलरली हर एक चीज़ का कनेक्शन है। अभी हम जो सीख रहे हैं उससे क्या कनेक्शन है, मैंने क्या बोला, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल द मीडियम। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा थ्रोट साउंड वेव जनरेट कर रहा है ऑफ सम फ्रिक्वेंसी, और ये ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, वो तुम तक पहुंच पा रहा है। तुम में और मुझ में बीच में एयर है, एयर इज अ गैस। और अगर अगर गलती से भी साउंड ट्रांसवर्स वेव होता, तो मैं जो बोल रहा हूँ तुमको सुना ही नहीं देने वाला था, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव गैस से पास ही नहीं होता है। सी हाउ परफेक्ट थिंग्स आर हियर। एयर गैस है और साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो। और सी हाउ परफेक्ट थिंग्स आर देयर। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, है ना, क्योंकि साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी ट्रांसवर्स है, लेकिन वो नॉन मैकेनिकल है, राइट। सन से लाइट अर्थ तक आ रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव विच इज नॉन मैकेनिकल, उसको मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर सन का लाइट अर्थ तक नहीं आता तो टेम्परेचर बहुत ही लो होते, तो लाइफ होता ही नहीं। सिमिलरली अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है क्या कुछ? वैक्यूम है ना। अच्छा है, अगर होता तो जो सन के अंदर के वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस जनरेट साउंड वेव्स, तो सन के वाइब्रेशन तुमको भी सुनाई देते हैं। सुनाई देते हैं क्या? नहीं? अच्छा है, नहीं देते, गुड। तो लोग बोलते ना, अरे स्टार्स में से भी आवाज आती है, वही आती है, तुम तक नहीं आती है, आ ही नहीं सकती है, क्योंकि बीच में मीडियम ही नहीं है। तो एनीवेज ज़्यादा हो जाएगा, विल फोकस हियर ओनली। देन इतने इतने पॉइंट्स आर सफिशिएंट। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे मैं सिर्फ बता देता हूँ, वो आपने 11 में सीखा था। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो, जब एक मीडियम से एक ट्रांसवर्स वेव पास होता है, वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर, इसकी वजह से मीडियम के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब प्रेशर और डेंसिटी के वेरिएशंस नहीं होते। So when a transverse wave passes through a medium, there are no variations in pressure and density. हर जगह पे प्रेशर डेंसिटी जो था वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, राइट, करेक्ट। और याद रखना, प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन टेम्परेचर के साथ होता है, डायरेक्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गिलुजैक्स लॉ, P इज प्रोपोर्शनल टू T, राइट, करेक्ट। अगर प्रेशर चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रह सकता है। मतलब ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, करेक्ट। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जब पास होता है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट होता है। कंप्रेशन पे प्रेशर ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, और रेयरफैक्शन पे कम होता है। इसलिए 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 लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपोगेशन वो आइसोथर्मल नहीं होता, वो एडियाबैटिक होता है। इसलिए ये लैपलास ने करेक्शन दिया था, गया, डिलीट कर दिया मैंने। न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका प्रोपोगेशन आइसोथर्मल है। तो उसका जो फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ पी बाय रो, उससे कैलकुलेट करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 279.9 मीटर पर सेकेंड आता है। और प्रैक्टिकली देखा, एक्सपेरिमेंटली तो 332 आता है। 16% का डिफरेंस है, तो नहीं चलता वो। तो लैपलास ने करेक्ट किया, लैपलास ने बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव आइसोथर्मल नहीं होता, वो क्या होता है? एडियाबैटिक। तो वो भी कुछ पॉइंट्स तुम ऐड कर सकते हो, बट वी विल नॉट ऐड, सफिशिएंट इतना बहुत है। अब आ जाते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। है ना सर, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है क्या? है ना। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का टॉपिक है, मैंने जो नोट्स में दिया है वो मैंने डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से लिया है, लेकिन आपको उतना करना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है। मैं एकदम सिंप्लीफाई करके दूंगा, तो उतना ही ध्यान देना, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हमको दोनों वेव्स का रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव।
और सिर्फ तुमको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, बाकी डिटेल तुमको नहीं भी पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स, सिर्फ पता होना चाहिए। अब रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स में दो केसेस है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, from the surface of denser medium and reflection from the surface of rarer medium। और यही दो केसेस लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी है, तो यही दो केसेस तुमको लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी मिलने वाले हैं, राइट। रिफ्लेक्शन कहाँ से, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, और दूसरा है रिफ्लेक्शन from the surface of rarer medium, from the surface of rarer medium। और ये सेम केस तुमको साउंड के केस में देखने को मिलेगा, सेम। एक एक करके वी विल डिस्कस, इसमें कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए क्या होने वाला है ना। तो लेट अस फर्स्ट सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। तो हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, मान लो ये डेंसर मीडियम है, दिस इज अ बॉल, रिजिड बॉल, डेंसर मीडियम है। फिर हमारे पास एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो रेयर मीडियम है। जब मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, मतलब जो वेव था वो इनिशियली रेयर मीडियम से आ रहा था और वो डेंसर मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो मीडियम है जिसमें से ट्रांसवर्स वेव ओरिजिनली ट्रैवल कर रहा था, वो रेयर है, और जिसके सरफेस पे जाके इंसिडेंट हो वो डेंसर है, बराबर। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ऐसा है, अगर क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, क्रेस्ट, तो रिफ्लेक्ट होके क्रेस्ट ही वापस जाता है, सॉरी ट्रफ वापस जाता है, क्या वापस जाता है, ट्रफ, क्या वापस जाता है, ट्रफ। क्रेस्ट का क्या बन गया, ट्रफ, क्रेस्ट का क्या बन गया, ट्रफ, क्रेस्ट का क्या बन गया, ट्रफ। इफ द ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग थ्रू रेयरर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, क्रेस्ट बिकम्स ट्रफ। और क्रेस्ट का ट्रफ बनना मतलब टोटल चेंज ऑफ एंगल है 180 डिग्री पाई रेडियंस। कैसे कैसे, मैंने कल भी तो बताया था, मैं वापस बता रहा था, दो तीन तरीके हैं इसको सोचने की, समझने के, चलो एक एक करके समझते हैं। डू यू रिमेम्बर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, और आपको पता है क्या ये एंगल में कितना होता है, 2 पाई। फिर डू यू रिमेम्बर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो एंगल के टर्म्स में कितना होगा, पाई। तो क्रेस्ट और ट्रफ में एंगल कितना बनता है, पाई, मतलब कितना, 180। अगर तुमको चलो ये भी नहीं समझ में आया या याद नहीं आया, कोई बात नहीं, तो और भी इजी तरीका है। वेव को इमेजिन करना, अगर सीख गए इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, ये सब वापस लगने वाला है आपको, तो तब काम में आ जाएगा। ये सर्कल है, तुमने बोला कि वेव का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो क्रेस्ट होता है, मैं सर्कल के टॉप मोस्ट को क्रेस्ट बोल देता हूँ, और वेव का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो ट्रफ होता है, मैं इसको ट्रफ बोल देता हूँ। पक्का, श्योर। ये दोनों पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट है क्या, हाँ, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में एंगल कितना होता है, 180, मतलब पाई। अब वेव को इमेजिन कैसे करना है, ऐसा करना, ये नीचे का आधा पार्ट कट कर लेना, कर लिया कट, इसको शिफ्ट कर देना, दिख रहा है क्या वेव जैसा, हाँ। तो क्रेस्ट और ट्रफ में एंगल कितना है, 180, क्योंकि टॉप मोस्ट और लोवेस्ट में कितना था, 180। हाँ, तो अगर रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम के सरफेस से हो रहा है तो क्रेस्ट क्या बन गया, ट्रफ। इसका मतलब फेज चेंज कितना हुआ, 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। और अभी मैंने बताया पाई रेडियन 180 डिग्री मतलब पाथ डिफरेंस कितना, λ/2, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब एक ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आता है तो फेज चेंज इज पाई, 180 डिग्री से फेज चेंज हो जाता है उसका। गया था क्रेस्ट, आया था ट्रफ। और अगर वो रेयर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आता है तो नो चेंज है, मतलब क्रेस्ट गया था, क्रेस्ट ही वापस आएगा। तो यहाँ पे नो चेंज है।
क्रेस्ट गया था, क्रेस्ट वापस आएगा, ट्रफ गया था तो ट्रफ ही वापस आएगा। तो सिर्फ रिमेंबर, ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री रेयरर मीडियम की बाउंड्री है। इसका मतलब रस्सी खुद डेंसर है। तो क्रेस्ट गया और क्रेस्ट ही वापस आया, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्रेस्ट ही वापस आया। तो व्हेन द वेव, which wave, transverse wave, get reflected from denser medium, how much is the phase change? Pi. And when it gets reflected from the rarer medium, what is the phase change? 0, no phase change. साउंड वेव में, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव में उल्टा होता है, उल्टा उल्टा मतलब जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो, क्या हो, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो, कंप्रेशन गया तो कंप्रेशन ही वापस आ गया। जैसे वहां पे क्रेस्ट गया था, वापस कौन आया था? ट्रफ। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जो गया वही वापस आया, मतलब फेज चेंज नहीं है। तो अगर कंप्रेशन गया तो रिफ्लेक्ट होके भी वापस कौन आया? कंप्रेशन। वहां पे अगर क्रेस्ट गया तो वापस कौन आया था? ट्रफ। मतलब वहां पे फेज चेंज कितना था? 180। यहाँ पे नहीं है। So in this case, in case of longitudinal wave, when it is reflected from the surface of a denser medium, there is no phase change. But when it is reflected from a rarer medium, there is phase change by 180. मतलब if this is a rarer medium, अगर ये मीडियम रेयर मीडियम है, तो अगर कंप्रेशन इंसिडेंट हुआ तो वो रेयर फ्रैक्शन बन के वापस आएगा। तो अगर ये रेयर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो इफ कंप्रेशन इज इंसिडेंट इट बिकम्स रेयर फ्रैक्शन, और रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। गुड। तो बस जितना वहाँ पे सब दिया है, दो पेज दिया है, 2 पेज का समरी यही है बस। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो ओवरऑल अभी आपको ये पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हमको रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव और रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखना है। दोनों में 2 केसेस है। पहला केस है, वेव रेयरर मीडियम से ट्रैवल कर रहा था और वो डेंसर के सरफेस पे जाके इंसिडेंट हुआ। वो ओरिजिनली कहाँ से ट्रैवल कर रहा था? कहाँ से कर रहा था? रेयरर से। और कहाँ इंसिडेंट हुआ? डेंसर पे। अगर ट्रांसवर्स वेव तो फेज चेंज कितना है? 180। तो क्रेस्ट गया, ट्रफ वापस आया। और अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो फेज चेंज क्या है? 0। कंप्रेशन गया, कंप्रेशन वापस आया। लेकिन जब वेव डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रहा था और वो रेयरर के सरफेस पे जाके इंसिडेंट हुआ, और अगर वो ट्रांसवर्स वेव है तो क्रेस्ट गया, क्रेस्ट ही वापस आया, नो फेज चेंज। लेकिन कंप्रेशन गया तो वो क्या बन गया? रेयर फ्रैक्शन, फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, हाई रेडियंस। दैट इज द होल स्टोरी। इतना ही तुमको पता होना चाहिए, सफिशिएंट इनफ। अब ये जो चैप्टर का नाम था, क्या क्या था इस चैप्टर का नाम? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब चालू होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखो क्या है अगला टॉपिक, क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बाद क्या टॉपिक है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो तुम्हारे ये जो चैप्टर का टाइटल है, बेसिकली वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को समझना है अच्छे से, और अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं दूसरा। ऐसे 4 टॉपिक है जो एक दूसरे के साथ बहुत बहुत कनेक्टेड है। चारों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, तो कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे पहले सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए, जब एक वेव एक मीडियम से पास हो रहा है तो वो मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करवाता है? वाइब्रेशन। मतलब इट सेट्स द पार्टिकल्स इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब वो पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करता है, इन शॉर्ट, राइट। सुपरपोजिशन मतलब, अब इमेजिन करो, इमेजिन ये एयर एक मीडियम है, वो मीडियम है मैं बोल रहा हूँ तो मैं साउंड का सोर्स हूँ, राइट, साउंड का सोर्स हूँ। तो ये जो एयर के पार्टिकल्स थे उनको डिस्प्लेसमेंट में या हार्मोनिक मोशन में कौन सेट कर रहा है? मैं। आई एम वन सोर्स ऑफ साउंड, ठीक, पक्का। इमेजिन मेरे बाजू में और एक कोई खड़ा है, वो भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ। तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है
उनके पास कितने वेव्स पहुंचे? 2। और दोनों ने उनको क्या किया? मोशन में सेट किया। तो सुपर पोजिशन मतलब जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेव हो, वो अगर मीडियम के किसी भी पार्टिकल पे एक साथ पहुंच जाए, एक साथ, ये इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि पहले एक वेव आया, वो गया, फिर दूसरा आया, एक साथ। सो व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स reach at a point of the medium simultaneously, both the wave behaves as if the other is absent. तो पहले वेव ने बोला अभी दूसरा है तो है, आई डोंट केयर, निग्लेक्ट कर दिया। दूसरे ने बोला ठीक है, मैं मेरा काम करूंगा, तू तेरा काम कर, इन शॉर्ट। सो बोथ द वेव्स बिहेव एज इफ द अदर इज एब्सेंट एंड सेट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम into vibration. Therefore the particle of the medium is set into two displacements. बराबर। इसका मतलब एक वेव ने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया उसके ऊपर दूसरे ने प्रोड्यूस कर दिया। सुपर इम्पोज, एक के ऊपर दूसरे को पोज करना, सुपर इम्पोज, इसलिए क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। बराबर। तो अगर आप नोट्स देखोगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख के दिया है, यही सब जो मैंने बोला। इफ यू सी, when two or more waves reach at a point simultaneously, important word था, then each wave behaves as if the other is absent and sets the particle of the medium into simple harmonic motion. So the particle is set into two simple harmonic motions. Two अगर 2 वेव होंगे तो तीन वेव होंगे तो 3, right? Hence the resultant displacement of the particle at any instant is the sum of displacement due to both the waves. तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। When two or more waves, मैं 2 की ही बात करूंगा, हम 2 के ऊपर जाते ही नहीं है। 2 के लिए ही मैथमेटिक्स इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि तीसरे के सोचोगे ही नहीं, इसलिए 2 पे ही रखते हैं। So when two waves reach at a point of the medium simultaneously, point of the medium simultaneously, एक साथ, simultaneously, then both the waves behave as if the other wave is absent, and sets the particle of the medium, मैंने इसलिए बोला वेव करता क्या, पहले वो पता होना चाहिए। वेव सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इनटू SHM and sets the particle of the medium into SHM। इसलिए पार्टिकल, therefore thus hence particle is set into 2 SHMs। particle is set into how many SHMs? Into 2 SHMs, right? Therefore the resultant displacement, देखो अभी थोड़ा सा इमेजिन कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि तुमको जब तक तुम अच्छे से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेगा। चलो मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। यू विल हैव टू, कभी ना कभी तो तुमको ये सब करना पड़ेगा, तो आज से चालू कर दो। यू हैव टू इमेजिन, मान लो ये मीडियम था, वो रिजिड सपोर्ट है, इसमें मैंने पहला एक डिस्टर्बेंस मतलब वेव भेज दिया। पहले वेव ने क्या किया, और मैं कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे शो करूंगा, सम पार्टिकल्स। पहले वेव ने इस पार्टिकल को यहाँ पे लाया, डिस्प्लेस किया। क्या किया? डिस्प्लेस। दूसरे को यहाँ डिस्प्लेस किया, तीसरे को यहाँ किया, ऐसा हुआ। ठीक। अब इमेजिन जिस टाइम पे ये वेव इस मीडियम में आया, उसी टाइम पे दूसरा वेव भी आ गया। दूसरे वेव को क्या दिखता है? दूसरे वेव को दिखता है कि पार्टिकल यहाँ पे है, उसको नहीं पता कि पार्टिकल मीन पे था। दूसरे वेव को ऐसा लगता है इसका मीन पोजीशन क्या था, ये था ना, लेकिन पहले पार्टिकल ने क्या कर दिया? डिस्प्लेस। दूसरे वेव को लगता है कि यही उसका मीन पोजीशन है, तो दूसरा वेव क्या करता है? इसको वापस से क्या करता है? डिस्प्लेस। तो पार्टिकल का डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पार्टिकल एक साथ 2 SHM परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट? तो वही मैंने बोला
hence the particle is set into 2SHM. Therefore the displacement at a given point, the displacement at a given point is equal to क्या लिखा है, इज इक्वल टू सम लिखा होगा ना, सम, हाँ सम नहीं, इज इक्वल टू वेक्टर सम, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स। अब बोलोगे वेक्टर सम क्यों लिखा, मैं बताता हूँ, रुको जरा, समझेगा। चलो एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग एक स्ट्रिंग। अभी तक हमने यहाँ पे कोई वेव प्रोपोगेट किया नहीं, मैं एक वेव यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, बस जस्ट ड्रॉ कर दिया। मैं एक दूसरा वेव भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा वेव, सेकेंड वेव, ओके, जस्ट अ मिनट, गुड। अब इमेजिन पहला वेव आया, पहले वेव ने इसको यहां डिस्प्लेस किया, राइट। दूसरा वेव आया, पहला वेव और दूसरा वेव दोनों इन फेज थे। अब इन फेज सुनने की आदत डाल लो। इन फेज तब बोलते हो जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के साथ ओवरलैप हो, पहले का ट्रफ दूसरे के साथ ओवरलैप हो। तो पहला वेव आया और दूसरा वेव आया, दोनों इन फेज है। इन फेज मतलब दोनों का क्रेस्ट क्या हो रहा है, ओवरलैप। तो पहले वेव ने मीन से पार्टिकल को ऊपर उठाया और दूसरे ने और ऊपर उठाया, राइट। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, A1 प्लस A2, क्या हो गया, A1 प्लस A2। उल्टा सोचो, उल्टा, आउट ऑफ फेज थे। आउट ऑफ फेज मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होना। एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ कोइंसाइड हो रहा है, इसको क्या बोलते हो, आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज बाय, क्यों बोलते हैं, अभी तो बताया था, क्रेस्ट और ट्रफ में एंगल कितना होता है, 180। अब सोचो क्या होगा, पहले वेव ने ऊपर डिस्प्लेस किया, दूसरे ने कहां कर दिया, नीचे, बराबर। इसलिए मैंने बोला वेक्टर सम, क्योंकि हमको देखना पड़ता है कि पहला जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन और जो दूसरा वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो एडिशन, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन। याद है कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्टेड हो तो क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन। इसलिए वेक्टर सम होता है, वो क्या होता है, वेक्टर सम, बराबर, पक्का। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। अगर मैंने बोला कि डिफाइन व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, when two or more waves reach at a point of the medium simultaneously, then the two waves behave as if the other is absent and sets the particle of the medium into 2SHM, right. Therefore the particle of the medium is set into 2SHM. Therefore the resultant displacement at a given point is the vector sum of displacement due to two waves. यहाँ तक क्लियर। अब ये जो सुपर पोजिशन की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, अगर पहले वेव ने उसको ऊपर डिस्प्लेस किया, दूसरे ने भी ऊपर डिस्प्लेस किया, पहले ने ऊपर डिस्प्लेस किया नीचे, दूसरे ने नीचे डिस्प्लेस किया, तो ये कुछ एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ना, इस इफेक्ट को बोलते हो इंटरफेरेंस। क्या बोलते हो, इंटरफेरेंस। सो द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस। और अगला चैप्टर जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें तुमको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगने वाला है इंटरफेरेंस का। जिनको थोड़ा बहुत वेव ऑप्टिक्स पता होगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दो ही मेजर कॉन्सेप्ट है अगले चैप्टर में। तो द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स is known as interference. बराबर। अच्छा, रियल लाइफ में जो तुम वर्ड्स यूज करते हो वहीं से आ रहा है। इंटरफेयर करना मतलब क्या, एक की लाइफ में टांग अड़ाना। यहाँ पे क्या हुआ, पहला वेव अपना काम कर रहा था, दूसरे ने टांग अड़ा दी,
तो दूसरे वेव ने पहले के साथ इंटरफेयर किया, पहले ने दूसरे के साथ इंटरफेयर किया, तो इंटरफेरेंस। बराबर, गुड। अब दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव जिसको बोलना है सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। दूसरा होता है टांग खींचना, अपोज करना, डिस्ट्रक्टिव। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, वन इज कंस्ट्रक्टिव, अदर इज डिस्ट्रक्टिव। एग्जाम में मत लिख के आना कि टांग खींचना मतलब डिस्ट्रक्टिव, सपोर्ट करना मतलब कंस्ट्रक्टिव। ये तो सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए करना पड़ता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड द अदर इज डिस्ट्रक्टिव। और जिस मेथड से मैं तुमको बताने वाला हूँ बस तुम वो याद रख लो और याद रह ही जाएगा। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का तुम्हारा आधा काम यही हो गया फिजिक्स का, क्योंकि वापस से ये सब वहां पे पढ़ना है। सिर्फ थोड़ा सा इसका नेक्स्ट लेवल होता है, ये पता होगा तो अगला कुछ भी नहीं लगेगा, इजी है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव कब होता है, वो समझ लो। सो लेट अस से ये रिजिड सपोर्ट है, सम सपोर्ट, यू हैव अ वेव, दिस इज अ मीडियम। बाय द वे, समझाने के लिए मैं दो वेव्स पैरेलली ड्रॉ करने वाला हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या आती है, मैंने तो अब भी बोला क्या था कंडीशन, द टू वेव्स द टू वेव्स मस्ट रीच एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम। मतलब मीडियम सेम है, इधर तुम दो वेव्स को ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो पहले मीडियम में दूसरे मीडियम में, सिर्फ थोड़ा सा क्लियरली समझने के लिए मैंने ऐसा दो ड्रॉ किए। मीडियम एक ही है, क्या है, एक है, तो भूलना मत उसको। चलो डिस्ट्रक्टिव की बाद में बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ठीक है, ऐसा करेंगे, इसको साइड में भी ड्रॉ कर देंगे। अब देखते हैं कि होगा क्या। कंस्ट्रक्टिव 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 इंटरफेरेंस अगर ट्रांसवर्स वेव में है तो एक ही कंडीशन है कि उस पॉइंट पे, मतलब उस मीडियम में गिवन पॉइंट पे दोनों वेव का क्रेस्ट ओवरलैप होना चाहिए और दोनों वेव का ट्रफ ओवरलैप होना चाहिए। मतलब मेरे पास ये एक वेव था और मेरे पास दूसरा एक वेव था। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट कि जब ये दोनों वेव एक मीडियम पे जाएंगे तो दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ क्या होना चाहिए, कोइंसाइड। सो व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप्स या फिर कोइंसाइड्स विद क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, दिख रहा है ना क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप होते हुए, क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप हुआ कि नहीं, ट्रफ और ट्रफ हुआ कि नहीं, यस। So when crest of one wave coincides with crest of another wave, then it is said to be constructive interference. तो होता क्या है कि ये दो वेव्स एक साथ आ गए, एक साथ आ गए, तो पता है क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ना पार्टिकल का, वो ऐसा होगा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बराबर। इसलिए तुम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को लिखते हो A1 प्लस A2। क्या लिखते हो, A1 प्लस A2। कंस्ट्रक्ट, कुछ बनाना, बन गया, बड़ा बन गया, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए when the crest of one wave coincides with the crest of another, then the interference is constructive। ये तो ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा फिर, when the compression of one wave coincides with the compression of another wave, then it is constructive interference, right। तो अभी गेस करो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा। क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हुआ, वहां पे क्या होगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ, वेरी गुड। तो वहां पे कुछ और नहीं होने वाला, वहां पे क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप होने वाला है। तो वहां पे एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप होगा, उसको बोलोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में द क्रेस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप्स विथ ट्रफ ऑफ अनदर। हो रहा है ना ऐसा, इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट, तो उसको बोलोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड्स विद ट्रफ ऑफ अनदर, इट इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब डिपेंड करता है, मतलब एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा। इमेजिन
अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब a1 इक्वल टू a2 है, तो पहले वेव ने क्या किया, उसको ए डिस्टेंस तक ऊपर ले गया, दूसरे ने क्या किया, ए डिस्टेंस तक, तो पार्टिकल कहाँ है, जहां था वहीं है, तो वहां पे वेव बनेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, इसलिए उसको बोलते हो डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में कैंसलेशन हो रहा है, करेक्ट, राइट। तो इंटरफेरेंस मतलब क्या, इंटरफेरेंस मतलब क्या, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड एज interference. Interference is classified into two types, constructive and destructive. Constructive interference कब बोलते हो, when crest of one wave coincides with crest of another and trough of one wave coincides with trough of another. और sound wave के लिए, longitudinal के लिए compression of one wave coincide with compression of another, या फिर rarefaction coincide with rarefaction of another. Destructive में एक का crest of one wave coincides with trough of another, और साउंड की बात होगी लॉन्गिट्यूडनल की, तो कंप्रेशन ऑफ वन वेव कोइंसाइड्स विद रेयरफैक्शन ऑफ अनदर, उसको क्या बोलते हो, डिस्ट्रक्टिव। पक्का। अब जो भी हमने सीखा है इंटरफेरेंस, ये हमको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। गुड, उसको लगेगा टाइम, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।